Hello everyone, I'm Sonal Kaul, your psychology mentor, and today we will study chapter 3 in class 12 psychology. तो आज हम इस चैप्टर को एंड करेंगे एंड मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगी. अभी तक हमने स्ट्रेस के ऊपर बहुत बातें की है, बट हम स्ट्रेस से टैकल कैसे करेंगे, उसे कोप कैसे करेंगे एंड क्या हम पॉजिटिव हेल्थ एंड वेलबींग अडॉप्ट कर सकते हैं. तो आज हम इन चीजों के बारे में अच्छे से समझेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. जब मैं कहती हूं कोपिंग स्ट्रैटेजीज, मेरा मतलब क्या है? तो स्ट्रैटेजीज का मतलब तो आप सब जानते हो. स्ट्रैटेजीज होते हैं वो मैकेनिज्म्स, वो मेथड्स जिसके थ्रू आप किसी चीज को फंक्शन या ऑपरेट करते हो. तो जब हम कोपिंग स्ट्रैटेजीज की बात कर रहे हैं, मेरा ये मतलब है कि हम स्ट्रेस से कैसे कोप करेंगे या उसे टैकल कैसे करेंगे. अब देखो, टैकल करना कोई इजी चीज नहीं होती, इसका आपको ध्यान रखना है. तो देखो, जब स्ट्रेस होता है ना, तो कोपिंग अपने आप में एक डायनामिक रिएक्शन होता है. डायनामिक इसलिए होता है क्योंकि बहुत तरीके के वेज है कि आप उसे एक्चुअल में टैकल कैसे करोगे. तो ये कुछ वेज है जिसमें रिलैक्सेशन है, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन है, बायो फीडबैक है एंड सीबीटी यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल टेक्निक्स या थेरेपी है. हम इन्हें एक एक करके देखेंगे, तो आपको ध्यान देना है. तो सबसे पहले है रिलैक्सेशन टेक्निक्स. अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ. आपने बहुत बार देखा होगा कि लोगों को स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है, ठीक है? तो उससे उन्हें हार्ट डिजीज होता है, अल्सर्स भी होते हैं, कैंसर, डायबिटीज एंड उनको हाइपरटेंशन एंड उनका कोलेस्ट्रॉल भी बहुत राइज करता है. तो डॉक्टर्स कहते हैं कि ये कुछ टेक्निक्स है, इनसे आप कोप करो, नहीं तो आप बहुत बीमार पड़ जाओगे. तो जो सबसे पहले डॉक्टर्स या साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, वो कहते हैं कि डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन एंड प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन होनी चाहिए. अब देखो, डीप ब्रीदिंग ना कोई इजी तरीका नहीं होता, ये सिखाया जाता है कि आपको कैसे अलोम विलोम योगा में बोलते हैं ना, वो भी डीप ब्रीदिंग का एक मैकेनिज्म है, ठीक है? एंड मेडिटेट करना उसी टाइम, सिटिंग विद योर थॉट्स, नॉट थिंकिंग कि कल क्या होगा, अरे ये प्रॉब्लम है. यू आर इन दैट मोमेंट एंड यू फोकस ऑन योर ब्रेथ. प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन में क्या होता है, हम इमेजिन करते हैं सारी ब्रेथ आ रही है फ्रॉम बॉटम टू द टॉप ऑफ आवर बॉडी एंड हर पार्ट में जा रही है, एंड हम इमेजिन कर रहे हैं कि हमारे मसल्स धीरे धीरे रिलैक्स होते हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ विच यू विल फील रिलैक्स्ड. ये हो गई हमारी पहली टेक्निक. अब हमारी दूसरी टेक्निक क्या है कि अरे हाइपरटेंशन होता है, ठीक है, फिजिकली भी हार्म हो रहे हैं, मेंटली भी तो हम है ही परेशान. तो हमारी दूसरी टेक्निक है बायो फीडबैक, जो फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट पे फोकस करती है. तो देखो, बायो है और फीडबैक है, तो इसको कैसे समझोगे कि बायोलॉजिकली यानी फिजियोलॉजिकली बॉडी में हम क्या करते हैं, डिवाइसेस लगाते हैं, इसका आपको ध्यान रखना है. अब इन डिवाइसेस के बहुत फायदे हैं. इन डिवाइसेस से हम मॉनिटर करते हैं कि हमारे फिजियोलॉजिकल या बायोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस क्या है टुवर्ड्स स्ट्रेस. तो अगर हमने देखा कि बीपी बहुत हाई है, हार्ट रेट बहुत बड़ा है, तो हमें पता है कि हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो रहे हैं, तो हमें इसे कम करना होगा, ठीक है? हमारी बॉडी हमें बता रही है कि यार आप परेशान हो रहे हो बहुत, यू नीड टू कंट्रोल दिस, वही तो नहीं तो आप बीमार पड़ जाओगे. इसके बाद आ जाता है हमारे पास क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, एंड इसे करने के बहुत सारे तरीके हैं. तो पहला तरीका ये है कि अगर मुझे पता है कि बहुत सारी टेंशन है, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो सबसे पहले मैं अपने साथ बैठूंगी, थोड़ा ब्रेथ वर्क करूंगी एंड विजुअलाइज या इमेजिन करूंगी कि सब कुछ ठीक है, प्रॉब्लम है बट मैं उस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकती हूँ. एंड मैं इमेजिन या विजुअलाइज करूंगी क्या क्या वेज है जिनसे वो ओवरकम हो, rather than panicking and stressing myself out and others around me. दूसरा तरीका ये होता है कि आप इमेजिन करो आप एक हेवन जैसी जगह में हो, एक फ्लावर फील्ड में हो, ठीक है? तो ऐसे क्या होगा, धीरे धीरे माइंड जब काम होगा ना, तो ऑटोमेटिकली इंसाइट्स आएगी एंड सॉल्यूशंस पॉपअप होंगे. ये इसका दूसरा तरीका है. सो you have to visualize these peaceful images, then only you will get over your stress, ठीक है? Then we have cognitive behavioral techniques, ठीक है? तो सीबीटी में क्या होता है, हमारी जो कॉग्निशन है, अगर उसमें आते हैं डिस्टॉर्शंस, हम गलत तरीके से सोच रहे हैं, ठीक है, हम फॉल्टी बिहेवियर्स या बिलीफ सिस्टम अगर अडॉप्ट कर लेते हैं कि मेरे साथ एक बार बुरा हुआ है, दैट मीन्स अब तो लाइफ लॉन्ग हर ओकेजन पे बुरा होगा, हम इन्हीं बिलीफ सिस्टम को यहाँ पे करेक्ट करते हैं. सो वी आइडेंटिफाई एंड चेंज नेगेटिव थॉट पैटर्न्स विच आर कॉजिंग स्ट्रेस और फिजियोलॉजिकल और फिजिकल डिजीज इन एन इंडिविजुअल. आपको एक बात बता दूं, जब लोग बहुत
नेगेटिव सोचते हैं ना, तो हाइपरटेंशन, बीपी एंड कोलेस्ट्रॉल, ब्लड में जो फैट होता है ना वो राइज करता है। तो उस ब्लड के फैट को कम करने के लिए खासकर हमें इन नेगेटिव थॉट से बहुत दूर रहना है। देन वी हैव promotion of our positive health and well-being which is interconnected to coping strategies as well। तो देखो अब हमने coping strategies तो देख ली, but at the end of the day it all comes down to how we as individual members as a unit of society promote each other's well-being, है ना। क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि अगर हमें तरक्की या ग्रोथ चाहिए तो इसके बहुत सारे तरीके हैं। तो सबसे पहले आ जाता है कोबासा का। तो कोबासा ने एक चीज की, कोबासा ने देखा कि ऐसे बहुत लोग हैं जिनमें बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ सिचुएशंस है बट उनको फिजिकल इलनेस बिल्कुल नहीं हो रही, ठीक है। तो उनमें ऐसे क्या क्वालिटीज है वो कोबासा ने बताए। तो सबसे पहले है उसमें हमारे 3 C's ऑफ कोबासा, जिसमें है कमिटमेंट। कमिटमेंट क्या होता है कि आप इन्वॉल्व हो इन एक्टिविटीज, ठीक है। अगर मुझे पता है अरे मेरे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स एट हैंड है, अब मैं क्या करूं, rather than getting depressed and sitting in my bed, I carry out my daily activities no matter what. I don't give up on my discipline. And then control, कि no matter what this is temporary, I can change it, I can influence it, ठीक है, मैं solution पे आ सकती हूं या आ सकता हूं। And finally challenge, कि अगर बहुत सारी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है एट हैंड, ये अपने आप में मेरे लिए एक ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो इसका आपको ध्यान रखना ही रखना है, ठीक है। हमेशा एक डिसिप्लिन यहाँ पे जरूरी है। लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम होती है हमें लगता है सब छोड़ के बैठ जाओ, उससे चीजें और खराब होती है, हम और डिप्रेस्ड या एंग्शियस होते हैं, ठीक है। हमें हमेशा डिसिप्लिन और रूटीन को गिव अप नहीं करना चाहिए, यही कोबासा भी कहता है। देन वी हैव ऑप्टिमिज्म। एग्जैक्टली, ऑप्टिमिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिमिज्म क्या होता है कि नो मैटर व्हाट यू डू नॉट थिंक नेगेटिवली और इन एन इरैशनल मैनर। जैसे कि लोग सोचते कि एक बार फेल हुआ तो हर बार फेल होऊंगा लाइफ में, ठीक है। सो you have to have a positive attitude system so that आपका फ्यूचर भी आप इन्फ्लुएंस करोगे। अगर आप प्रेजेंट में सोच रहे हो सब मेरे कंट्रोल में है, अगर कोई प्रॉब्लम भी है तो इसको भी मैं ग्रोथ के जैसे देखूं, मे बी इट इज हेयर टू ट्रिगर मी एंड टू एलिवेट मी। तो इससे हमें स्ट्रेस नहीं होता, हर चीज का ब्राइटर साइड देखना, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास सोशल सपोर्ट। अब देखो आप इंडिविजुअली ही सब कुछ टैकल नहीं कर सकते, यू नीड समटाइम्स पीपल, समटाइम्स थिंग्स दैट विल हेल्प यू फील बेटर। तो इसमें हमारे पास है इमोशनल सपोर्ट। बिल्कुल, आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, आपके मेंटोर्स अगर आपके प्रॉब्लम के टाइम पे आपको सुनेंगे, आपको एम्पैथी देंगे, सो आपका स्ट्रेस कम होगा। एंड टैंजिबल, टैंजिबल होता है मॉनेटरी या प्रेजेस या रिवॉर्ड्स, ठीक है, समथिंग दैट यू कैन टच। तो कोई फिजिकल आइटम जिससे आपकी हेल्प हो जाए। सपोज आपको बहुत बड़ा डेट है एंड आपको लोन चाहिए, किसी ने आपको टैंजिबली सपोर्ट कर दिया। एंड इंफॉर्मेशनल असिस्टेंस, यू डू नॉट नो कि अरे कल टेस्ट में क्या आएगा, क्योंकि आप बीमार थे बहुत टाइम से, बट एज अ यूनिट सामने वाले को इतने पॉजिटिविटी है, उसने आपको हेल्प किया एंड एज अ यूनिट इन सोसाइटी आपको भी प्रमोट किया अपने साथ एंड आपको इंफॉर्मेशन दी टेस्ट के रिगार्डिंग। देन वी हैव सेल्फ केयर हैबिट्स विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो देखो सेल्फ केयर क्या होती है कि अगर मैं एक इंडिविजुअल हूं, मैं अपनी ग्रूमिंग कैसे रख रही हूँ, ठीक है, मैं खाना टाइम पे खा रही हूँ, क्या मैं टाइम पे सो रही हूँ, क्योंकि अगर मैं खुद को ही लव नहीं देती, सेल्फ लव नहीं है, तो मैं कितनी ज्यादा परेशान इंसान हो सकती हूँ। क्या मैं सामने वाले को भी अच्छे से केयर या अफेक्शन दे पाऊंगी? बिल्कुल नहीं। So good nutrition, regular sleep, physical exercise, time management are very important कि आप अपने ऊपर सबसे ज्यादा फोकस्ड रहो, ठीक है। You have to fill your own cup first rather than pouring into society। कहते हैं कि अगर आप खुद को ही हेल्प नहीं कर रहे तो आप सोसाइटी की क्या हेल्प करोगे, ठीक है। अब है हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल्स इसी कॉन्टेक्स्ट में कि हमारे एज एन इंडिविजुअल क्या स्किल्स होने चाहिए, हमारी सेल्फ केयर में क्या क्या आना चाहिए। सबसे पहले है टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट का बेनिफिट क्या है? ये आपका स्ट्रेस रिड्यूस करता है। अगर मैं 6 घंटे एक दिन साथ में पढ़ूंगी सुबह के टेस्ट के लिए, क्या मैं अच्छा परफॉर्म करूंगी? मैं कितनी परेशान रहूंगी। वहीं अगर मैं हफ्ते में डेली टेस्ट से पहले 30 या 20 मिनट्स डेली डिवोट करूंगी, मैं कितने इजीली उस चीज से कोप अप कर लूंगी विदाउट बीइंग स्ट्रेस्ड।
सेकंड है हमारे पास असर्टिवनेस। तो बहुत लोगों में होती है पीपल प्लीजिंग टेंडेंसी, यानी सामने वाले को वो नो नहीं बोल पाएंगे अगर उन्हें कोई चीज अच्छी भी नहीं लग रही, या अपना थॉट या अपना जो भी विजडम है वो बोलना चाहते हैं, उन्हें डर लगता है कि सामने वाला नाराज हो जाएगा। सो इंप्रूव करनी है अपनी कम्युनिकेशन ताकि कॉन्फ्लिक्ट ना हो, वरना आप पैसिव रहोगे एंड परेशान रहोगे, ठीक है। देन वी हैव रैशनल थिंकिंग। रैशनल थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फॉल्टी बिहेवियर है या बिलीफ सिस्टम है कि एक बार फेल हुई तो हर बार फेल होंगी, एक बार टेस्ट में नंबर नहीं आए तो दूसरी बार भी नहीं आएंगे, सो ये अगर हम रिड्यूस करते हैं ना तो हमारी वरीज भी ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाती है। फिर है हमारे पास इनहैंसिंग योर पर्सनल एंड सोशल रिलेशनशिप्स। तो देखो, कोई इंडिविजुअल जो सिर्फ डिप्रेशन के चक्कर में, स्ट्रेस के चक्कर में अपने रूम में रहेगा, किसी से सोशलाइज नहीं करेगा, मिलेगा नहीं, तो उसकी हेल्प कैसे होगी। और तो और अगर कोई इंडिविजुअल स्ट्रेस्ड है, परेशान है, हम देख रहे हैं उसके बिहेवियर में चेंज है, तो हमें भी उसे रीच आउट करना है, हमें हमारी रिलेशनशिप्स को हमेशा एनहांस करना है। सो एक सपोर्ट सिस्टम बेटर होना चाहिए ही चाहिए। और तो और सेल्फ केयर भी आ जाएगा इसमें वापस। ओवरऑल आपकी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ इसी से बूस्ट होगी, इसका ध्यान रखो। एंड फाइनली बैड हैबिट्स नहीं होने चाहिए। बहुत लोगों को लगता है कि स्ट्रेस है, चलो सिगरेट पी लेते हैं, चलो थोड़ा स्मोकिंग तो किया ही किया, चलो ड्रिंक भी कर लेते हैं, ड्रग्स भी कर लेते हैं। ये बहुत बुरी आदत है। इसके बारे में सोचना भी एक क्राइम के जैसा है, क्योंकि अगर ये आपको टेम्पररी प्लेजर देता भी है, बट ये आपके लंग्स को, आपके ब्रेन को, आपके पूरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को खराब कर देता है, ठीक है। एंड जो आपके लव्ड वंस होते हैं, आपकी बुरी हेल्थ की वजह से उनको भी स्ट्रेस मिलेगा एंड वो भी फिर परेशान हो जाएंगे। तो कभी भी हमें बैड हैबिट्स का सहारा नहीं लेना है या सपोर्ट नहीं लेना है। हमें हमेशा पॉजिटिव चीजों पे फोकस करना है। एज अ सोसाइटी का यूनिट हमें पॉजिटिव वेलबींग एंड पॉजिटिविटी ही प्रमोट करनी है, ठीक है। इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखो, आज की क्लास में मैंने आपको बताया स्ट्रेस से कैसे कोप करते हैं, ठीक है। उसके बाद कोपिंग स्ट्रैटेजीज तो हमने देखी है, एंड क्या लाइफ स्किल्स है जिससे पॉजिटिविटी आती है एंड वेलबींग मेंटेन रहती है। अब एक क्विक क्विज करते हैं टू चेक योर अंडरस्टैंडिंग। तो पहला क्वेश्चन देखो। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, when an individual imagines positive and peaceful images to reduce stress, it is called, and we have four options. Is it biofeedback? Is it creative visualization? Is it CBT? Or is it none of the above? तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आप इमेजिन कर रहे हो पॉजिटिव पीसफुल, तो जहां भी आप इमेजिन करते हो वहां आप क्रिएटिवली विजुअलाइज कर रहे हो, तो बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। The faith in controlling or influencing outcomes is called control. Is it true or is it false? तो देखो, मैंने कहीं ना कहीं आपको आंसर बता ही दिया है, तो हमारा आंसर है ए, ट्रू, कि आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो अपने आउटकम्स को। यू आर इन कंट्रोल ऑफ योर रियलिटी अकॉर्डिंग टू कोबासा। इसका आपको ध्यान रखना है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोपिंग स्ट्रैटेजी से क्वेश्चन आते हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना है। एंड पॉजिटिव हेल्थ एंड वेलबींग से भी क्वेश्चन आते हैं, एंड ये यूजुअली शॉर्ट या मीडियम या लॉन्ग लेंथ के क्वेश्चन होते हैं, मोस्टली लॉन्ग होते हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। So that was all for today's class. I will see you in the next lecture.